Assalamu alaikum. Welcome to all. Today we are going to discuss very important topic, that is cash management. कैश मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर एक कंपनी को, हर बिजनेस को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास कैश होना चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन मोटिव है। कुछ प्रिकॉशनरी मोटिव्स होते हैं, उनके लिए कैश का अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं कंपनी के अंदर। कुछ स्पेकुलेटिव मोटिव्स हो सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं कंपनी के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर कैश अवेलेबल नहीं होगा तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम यह है कि कंपनी में कैश ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अगर कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं है फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़, इसका मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन डिस्टर्ब होगी, कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के कस्टमर्स, एवरीथिंग कैन बी डिस्टर्ब। अब आप दूसरी साइड पे देखें, अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कैश अवेलेबल है, आइडल कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के पास इतना ज़्यादा कैश है कि उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल आपको, इवन दो कंपनी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैश इज़ अवेलेबल, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब कैश का बहुत ज़्यादा होना, एक्सेस अमाउंट में होना, ये भी प्रॉब्लम है, और कैश का बहुत कम होना, डे टू डे एक्टिविटीज़ मैनेज ना हो रही हैं आपकी, इसका मतलब है ये भी प्रॉब्लम है। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर कंपनी के लिए प्रॉब्लम है, कैश का कम होना और कैश का बहुत ज़्यादा होना। अब ये दो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो मसला ये है कि हमें इसको मैनेज कैसे करना है। तो आज हम इसको मैनेज करने जा रहे हैं, कैश मैनेजमेंट ही आज हमारा टॉपिक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, कैश होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैश होना कितना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर कैश कितना होना चाहिए। ये तो ठीक है कि कैश होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कितना कैश होना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं आज कैश मैनेजमेंट के टॉपिक में। बैलेंसिंग एक्ट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने पास बैलेंस करना है कि कैश ना ही हमारी लिक्विडिटी पोजीशन डिस्टर्ब हो और ना ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो पोजीशन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आनी चाहिए। देखें जी, अगर तो आपके पास कैश बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आइडल कैश पड़ा हुआ है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते थे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कहीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके, कहीं भी इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते थे। लेकिन अगर वो कैश अपने एक्सेस अमाउंट में लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए आपने रखा हुआ है, जो कि लिक्विडिटी की जो मेंटेनेंस लेवल है उससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सारा कैश अपना इन्वेस्ट कर देते हैं जहां आप प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना चाहते हैं, आपका टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी बन गया है, तो फिर आपकी लिक्विडिटी डिस्टर्ब होगी। तो हमें इन दोनों चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं होने देना, हमने कुछ ऐसा प्रोसीजर क्रिएट करना है, ऐसा आइडिया क्रिएट करना है कि हमारे पास एक बैलेंसिंग एक्ट बन जाए, दोनों चीज़ों में बैलेंस आ जाए, तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, ये बात जहन में रखिएगा। ऑलराइट, कैश मैनेजमेंट, देयर आर 3 बेसिक स्ट्रेटजीज टू मैनेज कैश एंड कैश रिलेटेड डीलिंग्स। हमारे पास 3 स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं, मॉडल्स हैं, जिनको हम यूज़ करके कैश को मैनेज करने की कोशिश करते होते हैं। तो उसमें से नंबर 1, हमारे पास कैश बजट्स बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कैश रिसीव कितना होगा, हमारे पास कैश डिसबर्समेंट्स कितनी हैं जो हमने पेमेंट्स करनी हैं, और कैश रिसीट्स में से डिसबर्समेंट लेस करते हैं हमें आइडिया होता है कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना होगा, क्या हमारे पास डिसबर्समेंट्स के लिए कैश अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम कैश बजट्स बनाते हैं। एंड सेकंड वन पाउवल मॉडल है जी, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा टारगेट ये मॉडल है, पाउवल मॉडल। विलियम जे पाउवल ने प्रेजेंट किया था 1952 में, तो आज हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे और इन डिटेल आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड द थर्ड वन वी हैव
मिलर और मॉडल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, बाउमल मॉडल हमें क्या कहता है, हमें आइडिया क्या दे रहा है? कैश मैनेजमेंट मॉडल्स आर एम्ड एट मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद मोमेंट्स बिटवीन, यानी बेसिकली कैश को हमें इस तरह से मैनेज करना है कि कैश के रेलेवेंट जो हमारे पास कॉस्ट आएगी उसको मैनेज करने की जो कॉस्ट होगी वो सबसे कम होनी चाहिए, मतलब मिनिमाइज होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपनी जब कॉस्ट को कम करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि आपने aimed at minimizing the total cost associated with movements between, दो चीज़ों की मूवमेंट के दरमियान जो कैश की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। वो दो चीज़ें अब कौन सी हैं इसको ध्यान कीजिएगा स्टूडेंट्स, साथ साथ रहिएगा प्लीज़। अ करंट अकाउंट वेरी लिक्विड बट नॉट अर्निंग इंटरेस्ट। करंट अकाउंट का मतलब है कि हमारे पास कैश अवेलेबल कंपनी में पड़ा हुआ है, जाहिर है जी वो हमारे पास कैश अवेलेबल है तो उसके ऊपर हम कोई इंटरेस्ट तो नहीं जनरेट कर रहे, कुछ कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे। एक तो हमारे पास ये अकाउंट होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ कैश हमारा है जिसको हमने इन्वेस्ट किया हुआ है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो वो लेस लिक्विड है बट अर्निंग इंटरेस्ट। मतलब आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है, वहाँ पर आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो लेस लिक्विड तो ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू करंट अकाउंट, लेकिन वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो अब हमने मूवमेंट कैश की करंट अकाउंट से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से के अंदर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से करंट अकाउंट के अंदर जो कैश की मूवमेंट है उसको मैनेज करना है कि उसको इस तरह से मैनेज करें कि हमारी कॉस्ट सबसे कम हो। मसलन जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कैश उठाकर करंट अकाउंट में लेके जाएंगे तो आपको एक चीज़ फार्गो करनी पड़ेगी, ये जो आप इंटरेस्ट यहाँ से जनरेट कर रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको स्किप करना पड़ेगा, उसको फार्गो करना पड़ेगा। ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमने यहाँ से कैश उठा के करंट अकाउंट में लेके जाना है तो हमारे पास हम इंटरेस्ट को लूज करने जा रहे हैं, और अगर हम यहाँ से सारा कैश उठा के करंट अकाउंट में लेके चले जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डैमेज होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको बाउमल मॉडल जो है वो मैनेज करेंगे हम इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर। द मॉडल आर डिवाइज टू आंसर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है मैं आपसे पहले भी रेज कर चुका हूँ। क्या क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडल हम डिवाइस कर रहे हैं, बना रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बना रहे हैं। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट शुड फंड्स बी मूव्ड। हमें किस पॉइंट पर फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से करंट अकाउंट में मूव करने हैं, और अगर करंट अकाउंट में ज़्यादा कैश पड़ा है तो आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर कैश को मूव करना है, तो किस पॉइंट पे करना है, नंबर 1 क्वेश्चन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच शुड बी मूव्ड इन वन गो। जब हमने फंड की मूवमेंट करनी है तो वन गो में कितना फंड मूव करना है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए आज हम इसको, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अपने दिमाग को ओपन रखें ताकि उसको चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, चीज़ों को हजम कर सकें, ये आपके लिए बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ओके, अब हम डिटेल से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है। फॉर इंस्टेंस XYZ कंपनी हैज़ फोरकास्ट दैट इट्स कैश रिक्वायरमेंट ओवर द कमिंग ईयर इज़ ₹3 मिलियन। 3 मिलियन कैश रिक्वायरमेंट है ओवर द ईयर, एंड दैट द यूज़ ऑफ कैश इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू द ईयर। कॉन्स्टेंट यूज़ है। हमारे सामने कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 मिलियन का। अब दो ऑप्शंस हैं हमारे पास कि उस कैश को हम कंपनी में अपने करंट अकाउंट में किस तरह से लेकर आएं। नंबर 1 ऑप्शन,
The company has cash available but it is currently invested and is earning interest. To transfer the entire amount immediately would lose interest for the whole year. यानी अगर आप वो 3 मिलियन अमाउंट यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप 100% अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने पास कंपनी के अंदर, तो हम जो एक साल में हमने जो इंटरेस्ट अर्न करना था उस टोटल अमाउंट के ऊपर वो हम लूज़ कर देंगे. दैट विल बी फॉरगॉन, और ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है. सेकेंड ऑप्शन, so it would therefore be more sensible to transfer amounts throughout the year as required. मतलब ये ज़्यादा सेंसिबल होगा कि हम अमाउंट जितनी हमें रिक्वायर्ड है, जितनी हमें चाहिए उतनी ही अमाउंट हम ट्रांसफ़र करें, ना कि सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफ़र करें, ताकि जो रिमेनिंग बैलेंस होगा कम अज़ कम आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकें. However, each time cash is transferred there is a fee payable to sell investment, and therefore the more transfer the greater the cost. देखिए, अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट. जो भी आप ट्रांजैक्शन, जब भी आप मार्केटेबल सिक्योरिटी से, फ़र्ज़ कर लें आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको ब्रोकर की फ़ी पे करनी पड़ती है, उसकी कमीशन पे करनी पड़ती है. तो ये एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है. तो हम अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी से कैश अपने करंट अकाउंट में लेके आ रहे हैं, तो जितनी दफ़ा वो कैश आप ट्रांसफ़र करेंगे डेफिनेटली हर दफ़ा आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, तो हर दफ़ा हमें फ़ी पे करनी पड़ेगी. तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड देयरफॉर द मोर ट्रांसफर्स द ग्रेटर द कॉस्ट. अगर तो हमें ये देखना है कि हमने अपना कैश कितनी दफ़ा एक साल में अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, ना कि सारी की सारी अमाउंट एक ही दफ़ा ट्रांसफ़र कर लें. तो ये एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. इस मॉडल के अंदर हम सीखेंगे कि हमें इसको हमें कितनी अमाउंट बेसिकली ट्रांसफ़र करनी चाहिए. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी. मैं इसको आगे जाके बड़ी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंशाल्लाह क्लियर करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बिजनेसेस के अंदर आप कैसे अपना कैश मैनेज करते हो. अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ अजम्पशंस हैं इस मॉडल की, लाइक कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं ओवर अ पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. कंपनी की जो इनकम है, जितनी भी इनकम आती है रेगुलर इंटरवल्स पे, उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते जा रहे होते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हम अपने करंट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर. इसमें से एक अजम्पशन जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, विड्रॉल्स ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट. जो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, वहाँ से जो आप पैसे विड्रॉ करते हो अगर एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे आप पैसे वहाँ से विड्रॉ करते हो, मतलब एक साल में अगर आप हर महीने अमाउंट विड्रॉ करते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, इसका मतलब है आप एक साल में 12 टाइम्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो. रेगुलर इंटरवल बन गया, हर महीने आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो. ईच विड्रॉ अकरिंग इमीडिएटली आफ्टर कैश होल्डिंग रन टू ज़ीरो. मतलब आपका जब सपोज आपने 50,000 अमाउंट आपने बैंक से विड्रॉ की है, तो वो 50,000 का बैलेंस जब ज़ीरो पे जाएगा तो आप जाके दोबारा से कैश को विड्रॉ करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट से. यानी एक बैलेंस का इस तरह से सिस्टम रखना है कि पहले आपने जो अमाउंट विड्रॉ की उसका बैलेंस, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़ीरो पे जाएगी तो फिर दोबारा से आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे. तो ये इस तरह, ये एक अजम्पशन है उस मॉडल की. ओके, इसको ज़रा मैं आपको डिटेल से ग्राफ के थ्रू भी डिस्कस कर देता हूँ. सपोज़ हमारे पास ये ज़ीरो लेवल है और यहाँ पर हमने एक लेवल लिमिट फ़िक्स कर देते हैं कि हमारे पास 50,000 की कैश की हमें ज़रूरत है, जो हम एक
वन टाइम हम उसको विड्रॉ किया करेंगे। ये चेक करें जी, ये 50,000 की हमारी लिमिट है। 50,000 का कैश हमने विड्रॉ किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से करंट अकाउंट में लेके आए। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने जब कैश यहाँ पर लेके आए तो हमारे पास 50,000 का कैश है, उसको हमने जब यूटिलाइज़ किया तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट विल गोज टुवर्ड्स ज़ीरो। जब ज़ीरो पे ये कैश पहुँचेगा, दोबारा से आपने कैश ट्रांसफ़र करना है और कैश दोबारा से 50,000 की लिमिट पे चला जाएगा। जब आप कैश 50,000 की लिमिट पे लेके आए हैं, दोबारा से आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लिमिट दोबारा ज़ीरो पे चली जाएगी। ज़ीरो से आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको वो अमाउंट विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोसीजर सो ऑन होगा ड्यूरिंग द पीरियड। एक साल के दौरान हम इस तरह से अमाउंट विड्रॉ करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स करने जा रहा हूँ कि हमने ये देखना है कि जो 50,000 की अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है हमारा, जो हम अर्न कर रहे थे, डेफिनेटली वो फॉरगो होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, उसको हम अर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अमाउंट विड्रॉ कर ली है। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, फ़र्ज़ कर लें हम 5% इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे बैंक अकाउंट से, अब हमने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वो कितनी है, तो हम वो किस अमाउंट पे कैलकुलेट करें ड्यूरिंग द मंथ, मतलब 50,000 पे करें, क्योंकि पूरा महीना तो वो अमाउंट 50,000 का बैलेंस आपके पास नहीं रहा है। जब आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे थे तो उसका बैलेंस कम हो रहा था। पूरे महीने में, मैं एक मंथ की बात कर रहा हूँ, 1 मंथ, पूरे महीने में वो बैलेंस उसका ज़ीरो भी पहुँचा होगा, वो 10,000 पे भी आया होगा, यकीनन 25,000 पे भी आया होगा, 35 पे भी आया होगा, 40,000 पे भी आया होगा। तो हम किस अमाउंट पे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें टू कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इंटरेस्ट हम फॉरगो कर रहे हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे है कि हमें एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है, ऑप्टिमल क्वांटिटी, यानी ये हमारे पास ऑप्टिमल क्वांटिटी है, बेस्ट क्वांटिटी है कि अगर हम समझते हैं कि 50,000 का कैश हम क्रिएट कर लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो ये एक्सेस अमाउंट नहीं होगी, आइडल कैश नहीं होगा और हमारी ज़रूरियात भी इससे पूरी होती जाएंगी, इसलिए इसको ऑप्टिमल क्वांटिटी बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये मैक्सिमम हमारे पास कैश अवेलेबल था और हम ज़ीरो तक लेके चले गए, तो इसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट होगी? ऑप्टिमल क्वांटिटी प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 इनटू जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा मार्केट में जो आप अर्न कर रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाएगी। अब 50,000, अच्छा इसको हम क्वांटिटी डिवाइड बाई 2 भी कर सकते थे, ये ज़ीरो है तो ज़ीरो, तो नेक्स्ट हम जब भी कैलकुलेशंस किया करेंगे स्टूडेंट्स तो मैं ज़ीरो यूज़ नहीं करूँगा डेफिनेटली। तो आपको ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ऑप्टिमल क्वांटिटी प्लस ज़ीरो डिवाइड बाई 2। जब भी हमें एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी तो मैं डायरेक्टली क्वांटिटी डिवाइड बाई 2 क्या करूँगा, और ये आपको मैंने बता दिया है एवरेज हमने ये 2 से डिवाइड क्यों किया, हम सिर्फ उसकी एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट जो था हमारा, दोनों की एवरेज क्या होगी, उस अमाउंट को हम यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होप यू गॉट माई पॉइंट, ओके। अच्छा जी, जो बावल मॉडल है ये बेसिकली क्रिएट किया गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल से, जो हम इन्वेंट्री के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आपको स्टूडेंट्स आइडिया होगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल है ये पढ़ा होता है। बीकॉम्स करके जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने भी अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होता है, और मोस्टली जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक पढ़ा है। तो सेम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल को अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं बाउमल्स मॉडल, क्योंकि बाउमल मॉडल भी वहाँ से ही क्रिएट किया गया है, उसी मॉडल को ही फॉलो किया गया है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं और कौन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल है वो किस तरह से चीज़ों को डील कर रहा है, वो इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर रहा है, और जो बाउमल्स का मॉडल है ये तो चूंकि कैश मैनेजमेंट है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ये दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स
कंसेप्चुअली आपने इसको समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कंसेप्चुअली समझना इस चीज़ को। ओके, इन दोनों का जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे तो मैंने स्टार्ट में एक क्वेश्चन रेज किया था कि हमें कितना कैश एक गो में, यानी वन गो में हमें मूव करना है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये बताती है कि हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एक दफ़ा जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ख़रीदने चाहिए, यानी वन गो में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करें तो उसकी कॉस्ट लोवेस्ट हो, यानी उसकी टोटल कॉस्ट जो उसके रिलेटेड है, जो आप यूनिट्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट सबसे कम हो। हम कितने यूनिट्स खरीदें, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं तो हमें कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है। और दूसरी तरफ बॉमल मॉडल हमें ये बताएगा कि जब हम कैश विदड्रॉ करने जा रहे हैं तो हमें कैश की कितनी अमाउंट विदड्रॉ करनी है ताकि उसके रेलेवेंट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा कम हो, वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस। तो इस चीज़ को हम इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही था, सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Welcome back in the second part. We were discussing बाउमल मॉडल, और जो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल था इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी सिमिलर हैं कैश लेवल्स के हिसाब से। तो इसीलिए बाउमल ने ये सोचा कि वहाँ से हम एक कैश मैनेजमेंट मॉडल क्रिएट करते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो कि इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक तो नहीं है, लेकिन वी हैव टू कंसीडर इट। देखिए जी, फर्स्ट अजम्पशन है कैश यूज इन एक्सपेंडिचर इज़ फिक्स्ड एंड प्रोडिक्टेबल। मतलब हमारा जो कैश है वो हमने यूज़ करना है अपने एक्सपेंडिचर में, वो ओवर द पीरियड। फर्स्ट कर 1 मंथ की मैं बात करता हूँ तो हर महीने हमारे एक्सपेंडिचर्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं, जो कि वेरी नहीं कर रहे। लेकिन प्रैक्टिकल आपको पता है कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो वेरी करते हैं। ओके, सेकेंड अजम्पशन है कैश इनफ्लोज, जो अभी आपकी इनकम है, आर नाउन एंड रेगुलर एंड इन्वेस्टेड। एंड इन्वेस्टेड का मतलब है कि वो अमाउंट आप अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जितनी भी आपकी रेगुलर बेसिस पे अमाउंट रिसीव हो रही है। आपको याद होगा कि हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है करंट अकाउंट के अंदर, तो जितनी भी आपकी इनकम है वो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं फ़ौरन ही। थर्ड वन, डे टू डे कैश नीड्स आर फंडेड फ्रॉम द करंट अकाउंट। मतलब जब भी आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है तो आप करंट अकाउंट से फ़ंड लेते हैं। पहले आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसे जनरेट करके करंट अकाउंट में लेके आते हैं, और करंट अकाउंट से आप डे टू डे नीड्स के लिए पैसे यूज़ करते हैं। ओके, बफर कैश मतलब सेफ्टी कैश इज़ हेल्ड इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जितने भी आप अपने सेफ्टी के लिए आपने कैश रखा होता है वो आपने करंट अकाउंट में हेल्ड नहीं किया हुआ, वो आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हेल्ड किया हुआ है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो ये थी जी अजम्पशंस बाउमल मॉडल की, जो कि रियलिस्टिक तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी अजम्पशंस हैं क्या, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक इसको कंसीडर कर लिया था। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, 2 × AR × OC मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई CC मतलब कैरिंग कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर जब हम फार्मूला, ये भी वही है, सिमिलर फार्मूलाज हैं, लेकिन हम टर्म्स मोस्टली, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस की बुक में मोस्टली ये टर्म्स इस तरह से यूज़ होती हैं, तो मैंने इसलिए लिख दी है ताकि किसी को कोई इशू ना रहे कि ये AR किसी ने अगर नहीं पढ़ा तो उसके लिए डिमांड लिखा होता है, एनुअल डिमांड आपकी क्या है। यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो C0 से शो की जा सकती है। CC जो कैरिंग कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट भी होती है बेसिकली, तो ये CH से शो की हुई है होल्डिंग कॉस्ट। तो बाउमल्स के अंदर चूँकि हम इस तरह से फार्मूला यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इस तरह से है, तो दोनों फार्मूला सेम हैं, लेकिन अब हमें इन फार्मूलाज को इंटरप्रेट करना है। असल में यही असल काम है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके आंसर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं,
लेकिन ये फार्मूला में 2 कहाँ से आया है? हमने ये जो होल्डिंग कॉस्ट से डिवाइड किया हुआ है, इससे हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेते? ये हमारे पास जो सी नॉट है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर डिवाइड भी तो हो सकता था। ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ, ये फार्मूला बना कैसे? असल टारगेट हमारा ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली आप लोगों ने इसके फार्मूलाज तो पढ़े होते हैं, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की होती। जब तक आप इसको इंटरप्रेट नहीं करते कि फार्मूला बना कैसे, जनरेट कैसे हुआ, क्रिएट कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कैसे आपने सोचा कि ये फार्मूला होना चाहिए, असल हमारा टारगेट वो है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि बीकॉम लेवल पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, मास्टर लेवल पे भी इवन, कि वो जस्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं और उसके बाद आंसर्स कैलकुलेट करते हैं। और ये फार्मूला मैं बताता चलूँ कि ये फार्मूला हमें बताता है कि अगर आप इस फार्मूला के मुताबिक जो क्वांटिटी आएगी वो ख़रीदेंगे तो आपको कॉस्ट सबसे एक मिनिमाइज पे करनी पड़ेगी, मिनिमम कॉस्ट होगी। सिमिलर ये फार्मूला है, इसको पहले इंटरप्रेट करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं, फिर जाके हम इसके ऊपर कोई एग्जांपल के साथ हम कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे होपफुली। ओके, देखिए जी, फार्मूला में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट डज मीन बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स, यहाँ पर मैं हाईलाइट करता चलूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल्स, वो आप मटेरियल भी ज़ाहिर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, और गुड्स टू परचेज विच कॉस्ट टू द कंपनी एट लोएस्ट लेवल, यानी कंपनी को उसकी जो कॉस्ट है सबसे, इकोनॉमिक का मतलब सस्ता, ऐसा ऑर्डर जिसकी कॉस्ट कंपनी को सबसे कम हो, हमें वो यूनिट्स खरीदने हैं। ओके, क्वांटिटी, यहाँ पर हमारे पास कैश मॉडल में क्वांटिटी का क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ कैश मीन्स द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू करंट अकाउंट विच कॉस्ट टू कंपनी एट लोएस्ट। यानी जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट से करंट अकाउंट की तरफ कैश को मूव करेंगे तो हमें उसकी जो कॉस्ट है वो लोएस्ट पड़नी चाहिए। अच्छा, इनमें दोनों में सिमिलरिटी ये है कि डेफिनेटली यहाँ पर भी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जो हम यूनिट्स खरीदते हैं, वो मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं कंपनी के अंदर, और यहाँ पर भी वही है कि कैश हमारा मार्केट में पड़ा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड है, वहाँ से हम कैश उठा के कंपनी के अंदर लेके आ रहे हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी है, ये पॉइंट समझना है आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर हम मार्केट से गुड्स परचेज करके लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी जो मार्केट में ही हमारा कैश पड़ा है, इन्वेस्टेड है, वहाँ से उठा के हम अपने बिजनेस में कैश को लेके आ रहे हैं। वहाँ पर इन्वेंट्री को लेके आ रहे हैं, यहाँ पर कैश को लेके आ रहे हैं। सेकंड इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, द अमाउंट ऑफ फंड्स टू इंजेक्ट इनटू द करंट अकाउंट, डेफिनेटली करंट अकाउंट में, कहाँ से? इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। और अगर आपके पास करंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आपने कैश इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, तो डेफिनेटली वो कैश आपको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है, क्यू का एक और मतलब ही है द एक्स्ट्रा बोरोइंग रिक्वायर्ड। अगर कोई अमाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू बोरो दैट मनी, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो समझ आ गई स्टूडेंट्स, यू गॉट माई पॉइंट कि इन दोनों का क्या मतलब है। हमने अभी जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस किया है कि इसका मतलब क्या है, और इधर कैश का मतलब क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी को देखा है। AR, एनुअल रिक्वायरमेंट, AR हमने फार्मूला में यूज़ किया है। एनुअल रिक्वायरमेंट, AR मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल और गुड्स, जो हमें एनुअली बेसिस पे हमारी ज़रूरत है, हमारी डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की, या हमारे पास मटेरियल की, वो हमें पता है, वो नॉन है, ये हमारी अजम्पशन है, तो वो हम यहाँ पर फार्मूला में यूज़ कर रहे हैं। डिमांड है जी, डी मीन्स द डिमांड फॉर कैश ओवर द पीरियड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। हमारे पास जो भी हमें कैश रिक्वायर्ड है फॉर 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए, जो भी टाइम पीरियड हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो हमारे पास कैश की हमारी ज़रूरत है, तो हम फार्मूला में वो डी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास OC से हम लिखते हैं फार्मूला के अंदर। ऑर्डरिंग कॉस्ट मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी फार्मूला में जो आपने OC देखा है वो एक ऑर्डर की कॉस्ट है।
क्योंकि जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो भी एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर जो हमने प्लेस करना है उसकी अमाउंट है। ये पॉइंट बड़ा ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स आपको कि जो फार्मूला में हम ओसी लिखते हैं वो एक ऑर्डर की कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर्स नहीं होती। क्योंकि ईओक्यू का जब आंसर आता है तो वो एक दफ़ा जो हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला में ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो यूज़ हो रही है वो एक ऑर्डर की कॉस्ट है, ना कि सारे के सारे टोटल ऑर्डर्स की कॉस्ट पूरे साल की। ओके अच्छा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स है करती है कैरेज है, लोडिंग एंड लोडिंग कॉस्ट है, और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर रिसीव करते हैं, उनकी जो अमाउंट हम उनको पे करते हैं, ये सारी की सारी कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की कॉस्ट और टोटल ऑर्डर्स की कॉस्ट हमें दोनों ही कैलकुलेट करना आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो है जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूला अप्लाई करके। अच्छा जी, एनुअल रिक्वायरमेंट जो आपको साल में जितनी ज़रूरत है और एक दफ़ा जितनी मंगवानी है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जब आप एनुअल रिक्वायरमेंट को डिवाइड करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जब आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ओसी से, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक साल में हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक ऑर्डर की कॉस्ट का भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़े कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसका ये फार्मूला आपने 100% अपने पास संभाल के रखना है। AR डिवाइडेड बाई EOQ इनटू OC ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये एक ऑर्डर की कॉस्ट है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे और ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ये स्पेसिफिक फार्मूला है। दूसरी साइड पर है C0 हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूला में। बाउमल मॉडल के अंदर C0 मीन्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर दी कॉस्ट ऑफ मेकिंग आर ट्रेड इन सिक्योरिटीज आर मूविंग फंड्स इन एंड आउट ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जब भी हम मार्केटेबल सिक्योरिटी से कैश विदड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें पे करना पड़ती है। वो ब्रोकर्स की फ़ी हो सकती है, तो वो किसी तरह के भी चार्जेस हो सकते हैं, कमीशन हो सकती है, कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है, जो हमें वहाँ पर पे करना है वो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। क्योंकि ये कैश के रिलेटेड है तो कैश के रिलेटेड जब हम मार्केटेबल सिक्योरिटी से अकाउंट से हम पैसा करंट अकाउंट में लेके आ रहे होते हैं, हर दफ़ा हमें एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ती है। तो जिस तरह से यहाँ पर क्या था कि एक ऑर्डर की कॉस्ट का भी पता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी पता है, यहाँ पर भी हमें एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी पता होगा और हमें टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेम फार्मूला है, वहाँ पर AR डिवाइडेड बाई EOQ है, यहाँ पर D डिवाइडेड बाई Q है इनटू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। तो सिमिलर फार्मूलाज हैं, जस्ट हमने जो टर्म्स यूज़ किए हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं क्योंकि बाउमल जो मॉडल है वो इन्वेंट्री मॉडल से ही जनरेट किया गया है। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, AR क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसे कहते हैं, और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो हमने, स्टोरेज कॉस्ट भी आप इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। जब हम यूनिट्स ख़रीद लेंगे उसके बाद उनको स्टोर करने की जो हमारी कॉस्ट होती है, हमें गोडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें गोडाउन के अंदर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी सैलरीज होती हैं, तो हमें होल्ड करनी है इन्वेंट्री, उसकी भी कॉस्ट पे करना पड़ती है। और इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये इन्वेंट्री जो आपने अभी ख़रीद ली है, आपने पास गोडाउन में रखी है, तो इसके अंदर आपने कुछ कैश इन्वेस्ट किया है, जो अमाउंट इन्वेस्ट की है, अगर हम इस इन्वेंट्री के अंदर ये अमाउंट इन्वेस्ट ना करते तो ये हम किसी और जगह पर इन्वेस्ट करके वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट कर सकते थे।
तो वो हमने फॉरगो की है, वो कॉस्ट, वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उसको हमने फॉरगो किया है और हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया है इन्वेंट्री के अंदर। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके जी, इन्वेंट्री कॉस्ट सीसी पर यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हमें कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था लास्ट में कि आपको पता होना चाहिए कि हम फार्मूला में यूज़ करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। वो जो इन्वेंट्री, वो जो अमाउंट हमारे पास हमारे बिजनेस में अवेलेबल है, डेफिनेटली वो वेरी करती रहती है यूनिट्स। तो हमने अगर ये पर यूनिट, सीसी पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम मैक्सिमम अमाउंट को नहीं कर सकते और ना ही हम ज़ीरो अमाउंट को कर सकते हैं। तो हम पहले एवरेज निकालेंगे। तो मैंने एवरेज का उस वक्त फार्मूला बताया था EOQ प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 0 मैंने नहीं लिखा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आएगी और एवरेज इन्वेंट्री को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीसी पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब है एक यूनिट के ऊपर हमारे पास जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास होल्डिंग कॉस्ट आएगी। अच्छा, जब हम दूसरे मॉडल में चलते हैं तो टोटल कैरिंग होल्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम यहाँ पर Q यूज़ कर रहे हैं EOQ की बजाय, मल्टीप्लाई बाई सीसी पर यूनिट ऑफ कैश। यहाँ पर सीसी पर यूनिट है, यहाँ पर सीसी पर यूनिट ऑफ कैश। डेफिनेटली वहाँ यूनिट्स के हिसाब से है, यहाँ पर कैश के हिसाब से है। तो कैश के यूनिट्स कैसे आएंगे, 1 रुपया 1 यूनिट हमारा कैश का बन जाता है। वहाँ पर 1 यूनिट जो है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का समझ आ गया आपको। होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, कैश को होल्ड करने की भी कॉस्ट है, कैश की मैनेजमेंट के लिए आपने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं और जो आप कैश अपने पास बिजनेस में होल्ड रखेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ज़ाहिर अगर हम उसको कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो हम उसकी इंटरेस्ट लेते और वो इंटरेस्ट अभी हम फॉरगो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट देखिए, अगर हम टोटल कॉस्ट, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल कैरिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर लें, दैट विल बी आर टोटल कॉस्ट। क्योंकि 2 तरह की हमारे पास कॉस्ट आ रही हैं और जिसमें से एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एक कैरिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो दैट विल बिकम आर टोटल कॉस्ट। यहाँ पर भी टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी कि कैश को जो हमने ट्रांसफ़र किया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से करंट अकाउंट में, उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसको हमारा टारगेट है मिनिमाइज करने का। तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दोनों को ऐड किया गया है। ओके, ले जी, अब हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर फार्मूला की इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस ही आपको उस लेवल तक लेके जाएगा जिसके लिए आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ, ये फार्मूला बना कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और हमारा टारगेट ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, दी कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके, एनालिसिस में देखें जी, इफ़ परचेज इन बल्क क्वांटिटी, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में, जो हमारी एनुअल डिमांड है फ़र्ज़ कर लें 50,000 यूनिट्स की है, तो हम बल्क में एक दफ़ा ख़रीद लेते हैं, मतलब हम 6 मंथ की यूनिट्स एक ही दफ़ा ख़रीद लेते हैं, 25,000 एक ही दफ़ा ख़रीद लेते हैं। तो उससे इफ़ेक्ट क्या आएगा, हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है जी। अब देखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम बल्क में चीज़ें ख़रीद लेते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, जो हमारी डिमांड है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं साल में हमें 50,000 यूनिट्स चाहिए, तो हम 6 महीने का जो स्टॉक है एक ही दफ़ा ख़रीद लेते हैं। उससे क्या होगा, आपको बार बार ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ेगा, साल में 2 ही दफ़ा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इस वजह से आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट देखें तो जो उसको होल्ड करना है, उस स्टॉक को जो स्टोर करना है 6 मंथ तक, उसकी स्टोरेज कॉस्ट, उसकी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसको आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तब होता है जब आप चीज़ें बल्क में ख़रीद लेते हैं। 6 मंथ का जो आपका टारगेट है वो एक ही दफ़ा आप ख़रीद रहे हैं।
ख़रीद रहे हैं 6 मंथ का, और बेसिकली आप कह रहे हैं कि साल में हमें 2 दफ़ा ही ख़रीदना पड़ेगी। ओके, इफ़ कैश विड्रॉल साइज इज़ इन लार्ज, डेफिनेटली अगर आप कैश ज़्यादा मिकदार में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से करंट अकाउंट में ले आते हो तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आपने इंटरेस्ट ज़ाया कर देंगे, जो जहाँ से आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे वो इंटरेस्ट आप फर्गो कर देंगे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको आपकी होल्डिंग कॉस्ट, जो आपने कैश मैनेजमेंट के लिए चीज़ों को लोगों को रखना है, वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें स्पेसिफिकली जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट फर्गो किया है। आपने सारा का सारा 6 मंथ की जो अमाउंट है एक ही दफ़ा आप अपने बिजनेस में ले आए हैं। हो सकता था कि आप कम अमाउंट लेके आते तो वो जो बाकी की अमाउंट आपकी वहाँ पर पड़ी होती, उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि अगर आप ख़रीदते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैरिंग कॉस्ट। स्मॉल क्वांटिटीज़ का मतलब है आप इस तरह से ख़रीद रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं है, हम स्टोर नहीं करना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बार बार जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। हो सकता है साल में हमें हर महीने ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहले हम 6 मंथ के हिसाब से कर रहे थे, अब हम एवरी मंथ ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हर दफ़ा जब भी ऑर्डर प्लेस करना है उसकी अलग से हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। और दूसरी यहाँ पर सेम कंडीशन है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को बढ़ा दिया और आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। ये हमारे पास 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं, एक में ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरे में कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर हमने सोचा इस फार्मूले की लॉजिक क्या है, फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि ये दोनों कॉस्ट जो हैं, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है, ये ट्रेड ऑफ हो जाए, ये इक्वल हो जाए। यानी जैसे कि इस सिनेरियो में ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है और इस सिनेरियो में कैरिंग कॉस्ट जो है ना डिक्रीज़ हो रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है और कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है और कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है। तो हमें कुछ ऐसा फार्मूला क्रिएट करना चाहिए, कुछ ऐसा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी जितनी ही कैरिंग कॉस्ट है उतनी ही ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाए। तो इस तरह का कोई बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर और लिक्विडिटी के अंदर। यहाँ पर ट्रेड ऑफ पॉइंट शुरू हो रहा है कि आप दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही क्या था, बैलेंस करना। अब हम बैलेंस करके देखते हैं जी। ओके, ये देखिए, सपोज वी वांट टू क्रिएट अ बैलेंस वेयर आर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल। तो हमने क्या किया जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी इक्वल हो जाए कैरिंग कॉस्ट के, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी इक्वल हो जाए होल्डिंग कॉस्ट के। ये हमारे पास कैश का मॉडल है, ये हमारे पास इन्वेंट्री का मॉडल है। यहाँ पर हमने लिख लिया है इसको। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे इक्वल हो सकता है। ओके, ये देखें जी स्टूडेंट्स, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। AR डिवाइडेड बाई EOQ इनटू OC मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ये कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है, EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू CC पर यूनिट है ये, और ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आएगी, उसको CC पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। तो ये हमने दोनों को इक्वल कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EOQ। EOQ किसके इक्वल होगा? अगर स्टूडेंट्स, अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी है, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आती है, तो आप इस Q की वैल्यू खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमने क्या किया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट के इक्वल कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखें जी, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, अगर मैं उसको 2 को इधर ले जाऊं तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। ये CC इधर अगर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके डिवाइड करेगा। OC ऑलरेडी वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैंने उसको लिख दिया है। और EOQ इधर क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, उधर आगे हमारे पास ऑलरेडी एक EOQ है, तो ये क्या बन जाएगा, EOQ स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही है। ओके,
इसके बाद अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, ये ई ओ क्यू स्क्वायर है, इसको अगर हम इसका अंडर रूट ले लें, यानी बाय टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम अंडर रूट ले लें, तो ये जो अंडर रूट की वैल्यू है 1/2 के बराबर होती है, तो ये अंडर रूट और 2 की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग हमारे पास ये फार्मूला जनरेट होगा कि ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू ए आर इंटू ओ सी डिवाइड बाई सी सी। अब आपको स्टूडेंट्स आइडिया हो गया है कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है, इसकी डेरिवेशन कैसे आई है। हमने फ्लक्चुएशंस करके देखी थी, कभी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा करके देखी, कभी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा करके देखी। वी वर नॉट सेटिस्फाइड ऑन दैट लेवल्स। हमने सोचा कि इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वल करके देखा तो हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हुआ है जो कि हमें बता रहा है कि अगर आप इस क्वांटिटी के मुताबिक चीज़ें खरीदोगे तो आपकी कॉस्ट लोएस्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो टोटल कॉस्ट हमारी होती है, इस टोटल कॉस्ट में जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। इस चीज़ को ख़रीदने के जो रेलेवेंट कॉस्ट होती हैं, लाइक हमने जो ऑर्डर किया है उसको अपने बिज़नेस तक पहुंचाना है, उसके बाद उसको चीज़ों को होल्ड करना है, जिसको हम होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कह रहे हैं, स्टोरेज कॉस्ट कह रहे हैं, ये वो वाली कॉस्ट होती है। चीज़ ख़रीदने की जो उसकी प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस है, वो शामिल नहीं होती, वो तो डेफिनेटली आपने ख़रीदना ही होता है। इसी तरह से ही अब हम कैश मैनेजमेंट मॉडल के लिए भी हम इसी तरह ही फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। आए हम उसको भी डिराइव कर लेते हैं। सिमिलर सिचुएशन है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है, इसको शिफ्ट करें, जो चीज़ें उधर हैं, क्यू का स्क्वायर है, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे सामने ये फार्मूला बनेगा जनाब। कैश मैनेजमेंट मॉडल के लिए ये फार्मूला जनरेट हुआ। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम इस मॉडल के मुताबिक चीज़ें खरीदेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें, अगर हम इस मॉडल को यूज़ करते हुए अपना कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मार्केट से कैश अपने बिज़नेस में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मार्केट से गुड्स अपने बिज़नेस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस फार्मूला को यूटिलाइज़ करते हुए ये जो हमें आंसर बताएगा कि इतने यूनिट्स ख़रीदो, वो यूनिट्स ख़रीदेंगे तो हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी। ये हमने प्रॉपर लॉजिक के थ्रू किया है। पहले हमने देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो, कैरिंग कॉस्ट को कम कर दिया, फिर हमने कैरिंग कॉस्ट को ज़्यादा किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम हुआ, तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमम नहीं हो रही थी। फिर हमने ट्रेड ऑफ किया, दोनों को इक्वल किया, दोनों को जब इक्वल किया तो उसकी मदद से हमारा ये एक फार्मूला जनरेट हुआ है जो कि हमें मिनिमम कॉस्ट देगा हमारे बिजनेस के लिए, और हमारी बिजनेस में जब कॉस्ट मिनिमम देगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग इस फार्मूला को नहीं जानते, उसकी अवेयरनेस नहीं है, आपका जो मैनेजर है, आपका जो ओनर है, वो कहता है आपकी बात पे मैं कैसे यकीन कर लूँ, तो आप उसको प्रूव करके देंगे। आप जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। तो आपने बताना है कि जो यूनिट्स जिस तरह से आप ख़रीद रहे हो, अगर उस तरीके से ख़रीदते रहोगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सजेशन पे अगर आप बात अमल करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे वो ठीक बात है, इसको हमें प्रूव करना ज़रूरी है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। कंपनी फेसेस अ कांस्टेंट डिमांड फॉर कैश टोटलिंग ₹200,000 पर एनम। ये उसने बता दिया आपको एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। इट रीफिल्स इट्स करंट अकाउंट विच पेज नो इंटरेस्ट। डेफिनेटली आपको पता है कि करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बाय सेलिंग कॉन्स्टेंट अमाउंट्स ऑफ ट्रेड बिल, टी बिल में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, विच आर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग 6% आप वहाँ से अर्न कर रहे थे। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी अगर आप वहाँ से पैसा उठा के अपने बिजनेस में ले जाते हो, सीसी जिसे हम बोलते हैं। द कॉस्ट पर सेल ऑफ ट्रेडी बिल्स इज़ अ फिक्स्ड ₹15 पर सेल, यानी ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। एक ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो हमें ₹15 पे करना पड़ते हैं। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है
इसमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है जी, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल्स टू बी सोल्ड ईच टाइम एंड इंजेक्शन ऑफ कैश इज़ नीडेड इन द करंट अकाउंट, यानी कितना पैसा इंजेक्ट करें करंट अकाउंट के अंदर एक दफ़ा, एक गो में, वन गो में। और उसके बाद हम प्रूफ ऑफ करेक्टनेस भी हमें चाहिए, इसी के लिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसका प्रूफ की तरफ। ये देखें जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले आपने अवेलेबल डेटा लिखना है इसका। वी हैव एनुअल डिमांड ऑफ फंड 200,000 हमारी डिमांड है। हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज़ 6% पर एनम। हमारे पास जो सी नॉट जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं वो 15 पर ट्रांजैक्शन है, और हमें फाइंड करना है क्यू और उसका प्रूफ करना है। ये फार्मूला अप्लाई करें आप। टू डिमांड की अमाउंट बताई थी 200,000, ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह रहे हैं 15 पर ट्रांजैक्शन है, और ये हमारे पास 6% का मतलब है 0.06% हमारी होल्डिंग कॉस्ट है। पूरा फार्मूला कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आ रही है, जिसको हम क्वांटिटी कह रहे हैं, जिसको हम इकोनॉमिक क्वांटिटी कह रहे हैं, जिसको हम ऑप्टिमम क्वांटिटी कह रहे हैं, वो 10,000 है। अब हम उसे बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी से पैसे करंट अकाउंट में लेके आने हैं तो हर दफ़ा 10,000 लेके आओ, यानी ये बेस्ट ऑप्टिमम क्वांटिटी है। अगर आप इस क्वांटिटी को फॉलो करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। लेकिन वो कहता है जी भाई अभी तक तो मुझे इस बात का पता नहीं चला कि मैं 10,000, पहले वो मैं हो सकता है 12,000 विड्रॉ करता था हर दफ़ा, हो सकता है वो 10,000 से कम विड्रॉ करता था। लेकिन आपने उसे कहना है कि आप जो आप विड्रॉ कर रहे थे और जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, देन वी विल कम टू नो विच वन इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, लें जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक प्रूफ बनाया है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा शो कर रहा है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड हमारी चेंज नहीं होने वाली, वो हमारी 200,000 ही रहेगी। चेंज हमने किसको करना है, ये देखें जी, हमने चेंज करना है कि हम उसको मशवरा दे रहे हैं, हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि 10,000 के हिसाब से ख़रीदो। 10,000 कैश करंट अकाउंट में लेके आओ। अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से सोचते हैं तो 10,000 यूनिट्स एक दफ़ा ख़रीदो, एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस करो। दोनों तरह से आप सोच सकते हैं। आप उसे कह रहे हैं कि मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ कि आप 10,000 से कम ख़रीद के देख लें और आप 10,000 से ज़्यादा ख़रीद के देख लें। आप 10,000 से कम कैश बिजनेस में लेके आएँ, और अगर आप 10,000 से ज़्यादा लेके आना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये पहले दो कॉलम हैं। पहले नंबर पे एनुअल डिमांड है, एनुअल रिक्वायरमेंट है, और दूसरे नंबर पर क्यू है। क्यू की वैल्यू हमने एक तो खुद कैलकुलेट की है और ये दोनों वैल्यूज़ सपोज की हैं। आप 7,000 रख सकते हैं, आप 5,000 रख सकते हैं, आप 15,000 रख सकते हैं, कुछ भी आप सपोज कर लें। ज़्यादा हो, एक कम एक ज़्यादा, इसलिए रख रहे हैं ताकि दोनों तरह से हमारी वेरिफिकेशन हो जाए, कम की वेरिफिकेशन भी हो जाए और ज़्यादा की वेरिफिकेशन भी हो जाए। ओके, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे तो मैंने ये पहले भी बताया था कि एनुअल डिमांड डिवाइड बाय क्यू। तो ये हमारे पास एनुअल डिमांड है, ये हमारे पास क्यू है। तो आप क्या करेंगे, 200,000 डिवाइड बाय 8,000 25 होगा। 200,000 डिवाइड बाय 10,000 20, 200,000 डिवाइड बाय 12,000 16.7 है। इसके बाद हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये सारे के सारे फार्मूलाज मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होंगे, ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हमने पहले कैलकुलेट किए हैं, उसको पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये हमारी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं और ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। इसी तरह तीनों की कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसके बाद आप देखें एवरेज कैश बैलेंस। हमारे पास एवरेज कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने इसका फार्मूला बताया था, EOQ यानी Q डिवाइड बाई 2। तो ये देखें Q की वैल्यू हमारे पास, ये देखें ये Q एक हमारे पास है, एक हमारे पास ये Q है, एक हमारे पास ये Q है। ये Q तो हमारी पसंदीदा Q है और ये Q सपोज्ड हैं जो ज़्यादा और कम। तो आपने क्या किया जी, 8,000 डिवाइड बाई 2 4,000, 10,000 डिवाइड बाई 2 5,000 एंड 12,000 डिवाइड बाई 2 6,000। ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री है। होल्डिंग कॉस्ट
कैरिंग कॉस्ट टोटल कैसे कैलकुलेट होगी, इसका भी फार्मूला बताया था, एवरेज इन्वेंटरी मल्टीप्लाई बाय सीसी पर यूनिट। एवरेज इन्वेंटरी आपने कैलकुलेट कर ली है, सीसी पर यूनिट यहाँ पर हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आंसर 240, ये 300 और ये 360। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास टोटल कॉस्ट, इसका फार्मूला भी बताया था कि आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को ऐड कर लेना है। ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 375 और ये हमारे पास 4240 होल्डिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड किया तो 615, ये हमारे पास 300 और ये हमारे पास 300, ये 600, ये हमारे पास 250 और प्लस 360 हमारे 610। आप देखें कि हमारे पास जो हमने कहा था उसके मुताबिक हमारी कॉस्ट सबसे कम है, ये 615 है। अगर आप कम के हिसाब से चलेंगे तो 615 कॉस्ट है टोटल, और अगर आप ज़्यादा पे चलेंगे तो 610 है। लेकिन अगर आप हमारे मुताबिक चलेंगे, हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी के मुताबिक चलेंगे, जो क्वांटिटी हमने सजेस्ट की थी उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी कॉस्ट सबसे कम है। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया, और आपको याद होगा इस वेरिफिकेशन के अंदर हमने सोचा था कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और हमारी होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होनी चाहिए। ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास 300 और 300, ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट टोटल और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल है। ये देखें हमने जब एनालिसिस किया था तो हमने देखा था कि एक दफ़ा हमने अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ज़्यादा किया था, होल्डिंग कॉस्ट को कम किया था, और दूसरी दफ़ा हमने क्या किया था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करके होल्डिंग कॉस्ट को ज़्यादा किया था। तो दोनों सूरतों में हमारे पास कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। ये टोटल कॉस्ट मिनिमाइज कब हो रही है, जब आपने दोनों को इक्वल किया, और दोनों को इक्वल करके ही यही लॉजिक यूज़ करते हुए हमने फार्मूला जनरेट किया था। तो फाइनली हमने इसका प्रूफ भी कर लिया। हमने बॉमल मॉडल को और इन्वेंट्री मॉडल को, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, दोनों को कंपेयर भी कर लिया। दोनों की लॉजिक सेम है। अगर आपको एक मेथड आता है तो दूसरा मेथड आप ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि वहाँ पर कुछ टर्म्स थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं, उससे परेशान नहीं होना, मतलब उनका एक ही है। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।